नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 40 क्या बात करता है। इसके पहले कि हमारी सारी सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम 40 के बाद ही देखेंगे। 40 में बताया गया है कि द्वितीय वाद या विचारण के बारणात पूर्व निर्णय सुसंगत है। यहाँ पर ये बताया गया है कि द्वितीय वाद, यदि द्वितीय वाद है या विचारण है, द्वितीय वाद में विचारण यदि किया जाता है तो उसके पूर्व निर्णय यहाँ पर सुसंगत होते हैं। यहाँ पर हेडिंग में ही बता दिया है कि द्वितीय वाद में यदि ये बताया है, सीधे तौर पर यदि समझें कि कोई न्यायालय विचारण नहीं कर सकता, ठीक है। पहले वाद में ये बता दिया है, यदि एक ए ने क्या किया था, वाद संस्थित किया था, ठीक है, कि इस न्यायालय द्वारा जो है विचारण किया जाए, तो वो न्यायालय ऐसा विचारण नहीं कर सकता, संज्ञान में नहीं ले सकता। तो यदि ऐसा कोई न्यायालय संज्ञान में नहीं ले सकता, विचारण नहीं कर सकता, तो ऐसे यदि किसी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, तो यदि कोई ऐसा निर्णय दिया गया है तो वो निर्णय यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। सेक्शन 40 यही बात करता है। इसको पढ़ते हैं। किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या किसी विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत है। जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसी बात का संज्ञान या ऐसे विचारण करना चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि कोई न्यायालय है, जैसे ये न्यायालय है, ये किसी मामले का विचारण कर सकता है या किसी मामले में संज्ञान ले सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस मामले में यदि कोई पहले निर्णय आया है, ठीक है, पहले निर्णय आया है, कोई जजमेंट आया है जो ये बताता है कि ये जो न्यायालय है इस मामले में ना तो संज्ञान ले सकता है और ना ही विचारण कर सकता है, तो ये पूर्व वाला जो जजमेंट है ये यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। और दूसरे वाली बात में भी यहाँ पर इस न्यायालय को ऐसा विचारण और संज्ञान लेने की यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जाती, मतलब वो ऐसे न्यायालय यहाँ पर विचारण नहीं ले सकते और ना ही संज्ञान ले सकते हैं ऐसे निर्णय। और ये किस में नहीं ले सकते, तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं। आदेश, कोई निर्णय हो, ऐसे निर्णय हो, कोई आदेश हो या डिक्री हो, ठीक है। आदेश, डिक्री या निर्णय है। अगर आदेश, डिक्री या निर्णय किसी न्यायालय द्वारा दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर न्यायालय किसी बात में क्या है, कोई न्यायालय किसी बात में संज्ञान से कोई संज्ञान नहीं ले सकता या कोई विचार नहीं ले सकता, ठीक है, ऐसा किसी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, आदेश दिया गया है या डिक्री पारित की गई है। तो यदि ऐसी न्यायालय द्वारा आदेश, डिक्री या निर्णय दिया गया है कि कोई न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता, विचार नहीं कर सकता, तो ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। और उसे यदि जब कभी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि कोई वही न्यायालय यहाँ पर संज्ञान ले सकता है या विचारण कर सकता है, तो ये जो पहला वाला जजमेंट है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जजमेंट यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा और जो माना जाएगा कि इस न्यायालय को क्या है, यहाँ पर संज्ञान लेने की और विचारण करने की यहाँ पर शक्ति नहीं है। जबकि ऐसा जो जजमेंट है, कोई डिक्री, आदेश या निर्णय, ये किसने, एक सक्षम अधिकारिता वाली न्यायालय ने दिया हो। जैसे ये क्वेश्चन उठता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए न्यायालय है, ये क्वेश्चन उठता है कि ए न्यायालय को इस बात में, कोई वाद है, इस बात में विचारण करने या संज्ञान लेने की शक्ति है या नहीं है। तो यदि कोई बी नाम का व्यक्ति आता है और कहता है कि इस बात में इस न्यायालय को विचारण करने की शक्ति नहीं है, अब वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास पहले का कोई जजमेंट है, तो वो ये दिखाता है, बी ऐसा कोई जजमेंट दिखाता है जिसमें ये बताया गया है कि इस मामले में ये ए नाम का जो न्यायालय है वो यहाँ पर विचार, ऐसे मामले में, इस प्रकृति के जो न्यायालय होते हैं या ऐसा जो मामला है, इसमें ए न्यायालय को यहाँ पर विचारण करने की और संज्ञान लेने की आवश्यक शक्ति नहीं है। तो जो बी बताता है जजमेंट, तो वो जजमेंट यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वाली का सुसंगत हो गया है दूसरे तथ्य में, जबकि उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। 41 बताता है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। किसी सक्षम, अब इसमें जो 40 वाला है इसमें बस ये है कि यदि कोई निर्णय दिया गया है, आदेश दिया गया है या डिक्री दी गई है, जिस न्यायालय द्वारा डिक्री, आदेश या निर्णय में कहा गया है कि ऐसे किसी न्यायालय को किसी मामले में संज्ञान या विचार करने की शक्ति नहीं है, तो जिस न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है, डिक्री दी है, तो वो न्यायालय यहाँ पर सक्षम होना चाहिए, मतलब उसके द्वारा यहाँ पर सक्षमता के साथ यहाँ पर निर्णय दिया जाना चाहिए, तभी यहाँ पर सुसंगत होगा। 41 बताता है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। किसी सक्षम अधिकारिता के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक के दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रोबेट प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या ले लेती है, जो सर्वतः ना कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती है,
तब सुसंगत है, जबकि ऐसी विधिक हैसियत या ऐसी चीज पर किसी व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत होगी। 41 में बताया गया है कि यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी व्यक्ति को कोई विधिक हैसियत है या नहीं है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई विधिक हैसियत दी गई है या नहीं दी गई है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का, विनिर्दिष्ट चीज़ का हकदार है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पर यदि किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने क्या किया है, प्रोबेट क्या होता है, देखिए हम पहले प्रोबेट देखते हैं। कोई बिल होता है, कोई वसीयत होती है, जैसे ए का वसीयत है, ठीक है, उसने वसीयत लिखी। वसीयत हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति लिखता है उसके मरने के बाद ही प्रभावी होती है, ठीक है। अब यदि किसी विषय पर क्या है वसीयत बनी थी, उस वसीयत को क्या है न्यायालय में दिया गया है, किसी चीज़ के लिए न्यायालय ने मंगाया था ऐसी वसीयत को, ऐसी वसीयत न्यायालय में जाती है और उसको न्यायालय द्वारा क्या है प्रोबेट बना दिया जाता है। प्रोबेट वो कहलाता है जो वसीयत को न्यायालय उस पर उसको चेक करने के बाद वो ये कह देती है कि ये पूर्ण तरीके से सही है, ये है वो है, उसे सही लीगल मान लेती है, तो फिर उसमें एक वो सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोबेट बन जाता है। तो अब जो प्रोबेट बन गया है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर क्या है निश्चायक सबूत होगा किसी मामले में, ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई वसीयत है, वो वसीयत सही है या नहीं है, ठीक है, तो यदि उस वसीयत के मामले में न्यायालय ने प्रोबेट जारी कर दिया है, मतलब वो सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये सही है, तो अब न्यायालय ने इस पर सर्टिफिकेट दे दिया है तो माना जाएगा कि ये क्या है, ये जो वसीयत है ये पूर्ण तरीके से सही है और इस बात का निश्चायक सबूत होगा। और ये निश्चायक सबूत होगा मतलब यदि इस वसीयत को खंडन करने के लिए भी कोई व्यक्ति कहता है कि ये वसीयत नकली है, तो ऐसा यदि न्यायालय ने उसे प्रोबेट घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी वसीयत को खराब करने के लिए भी यहाँ पर कि ये वसीयत सही नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात में बताया गया है विवाह। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ए और बी के बीच में विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, तो यदि मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, यदि कोई मैरिज सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि इन दोनों की विवाह तो हो चुका है, तो यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर क्या है, अब ऐसा जो शादी है वो किसके द्वारा कराई गई है, न्यायालय ने ये, अब ऐसा क्वेश्चन न्यायालय में कभी उठा था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन उठा था कि ए और बी के बीच में अच्छे से लीगली शादी नहीं हुई है, तो इस बारे में न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि इनकी ए और बी की जो शादी हुई है वो लीगली हुई है। तो और फिर बाद में भी यदि यही क्वेश्चन उठता है कि ए बी के बीच में कोई लीगल शादी नहीं हुई है, तो अब जब बाद में भी यही क्वेश्चन उठता है तो पहले वाला जो निर्णय है वो यहाँ पर सुसंगत होगा और वो निश्चायक सबूत होगा, मतलब इसको खंडन करने के लिए भी यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जाएगी। तीसरी बात बताता है विवाह विषयक, प्रोबेट विषयक देख लिया, नवाधिकरण विषयक या दिवालिया विषय। अब नवाधिकरण विषयक होता है और दिवालिया। अब दिवालिया हम देखते हैं तो दिवालिया में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो न्यायालय में जाता है और कहता है कि मुझे दिवाला घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो अब न्यायालय यहाँ पर क्या है किसी व्यक्ति को दिवाला घोषित कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति आता है, जैसे ए है, ए जाता है और न्यायालय से अपने आप को दिवाला घोषित करा लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, तो दिवाला घोषित होने के बाद उसके पास ना ही कोई अधिकार, बहुत सारे अधिकार उसे छिन जाते हैं, ठीक है। अब जब किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और बी नाम का व्यक्ति आता है, ए से कहता है कि मुझे तुम पैसे दे दो जो तुमने मेरे से ऋण लिया था, मुझसे जो ऋण तुमने पैसे लिए थे मुझे वो पैसा वापस करो, तो ए कहेगा कि मैं यहाँ पर पैसा नहीं दे सकता, और देखिए न्यायालय ने भी मुझे दिवाला यहाँ पर घोषित कर दिया है, और वो डॉक्यूमेंट यदि वो बी को दिखाता है तो ये जो दिवाला का जो सर्टिफिकेट है, ये जो डॉक्यूमेंट है जो बी को दिखाता है, ये इस बात के निश्चायक सबूत होंगे, क्योंकि न्यायालय ने यहाँ पर क्या है दिवाला घोषित कर दिया गया है। सीधी बात यहाँ पर ये बताई गई है यदि कोई प्रोबेट है, ठीक है, विवाह के विषय में है, प्रोबेट के विषय में है, मतलब यदि वसीयत को न्यायालय ने क्या है प्रोबेट में कन्वर्ट कर दिया है, विवाह के लिए कोई क्वेश्चन पहले उठा था, फिर न्यायालय ने उसको बताया है कि इन दोनों की शादी हुई है या नहीं हुई है, या फिर नवाधिकरण के बारे में है, या नवाधिकरण विषय के दिवाला विषय के बारे में, दिवाला के बारे में है कि कोई व्यक्ति दिवाला है या नहीं। अगर कोई न्यायालय ने ऐसा कोई सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय यहाँ पर क्या है सुसंगत होगा, और ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री यहाँ पर इस बात का निश्चायक सबूत होंगे कि न्यायालय ने ही ऐसा दिया है, और इन बात का खंडन करने के लिए कोई क्या है कोई अन्य सबूत नहीं दिया जा सकता।
ऐसी आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को किसी विधिक हैसियत प्रदान करते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत मिलती है, अगर जैसे प्रोवेट मिल गया किसी को, ठीक है। अब प्रोवेट किसी व्यक्ति को मिल गया जिसके पक्ष में है, जैसे ए ने लिखा था, ठीक है, ए ने यहाँ पर वसीयत लिखी थी, वो यहाँ पर न्यायालय में चली गई और न्यायालय ने उसको क्या है, प्रोवेट बना दिया। अब प्रोवेट में कन्वर्ट हो गया, तो ए ने लिखा था कि मेरी जो पूरी संपत्ति है वो किसको, बी के नाम की जाएगी। अब जो बी है तो वो क्या है, ऐसी विधिक हैसियत का हकदार हो जाएगा ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बात की गई है जो ऐसे विधिक हैसियत, अब विवाह के लिए भी है, ऐसी मतलब एक हैसियत प्राप्त करता है कि मैं इनकी बीवी हूँ या मैं इनका हस्बैंड हूँ, ऐसे कोई उसे अधिकार मिलता है, ठीक है। विधिक हैसियत प्रदान करती है या लेती है। अब ले लिया है मतलब विधिक हैसियत में उसे दिवाला बना दिया है, तो उससे क्या है, विधिक सारी चीज़ें वो अब नहीं कर सकता, तो उससे क्या है, विधिक अधिकार या तो छीन लिया गया है या फिर दे दिया गया है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। जो सर्वथा ना कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है, व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी किसी हैसियत का हकदार है या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, ठीक है। जो सर्वतः ना कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। अब ये जो देखिए, जैसे अगर दिवाला घोषित कर दिया गया है, तो दिवाला यदि ए नाम का व्यक्ति दिवाला हो जाता है, तो बी नाम का व्यक्ति यदि आता है कि तुमने मुझसे ऋण लिया था, मुझे ऋण की चुकती की जाए, तो बी को भी वो दिखा सकता है कि मैं यहाँ पर क्या हो गया हूँ, दिवाला हो गया हूँ। सी अगर आता है, सी कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे देने थे, तो वो उसके विरुद्ध भी हो गया, मतलब वो सभी के विरुद्ध ऐसा काम होता है, ठीक है। दिवाला हो गया तो वो सबके लिए हो गया, दंवादीकरण है तो सबके लिए है, विवाह है। अब विवाह विषयक में था कि कोई ए नाम की लड़की महिला जो है वो बी की बीवी है या नहीं है। तो अब यदि ये न्यायालय ने कह दिया है किसी आदेश, डिक्री या निर्णय में कि ए नाम की जो लेडीज है वो बी की बीवी है, अब न्यायालय ने यहाँ पर क्या दिया, तो ये यहाँ पर एक हैसियत प्रदान कर दी है। अब ये सभी के विरुद्ध होगी, ऐसा नहीं है कि सी आता है तो सी के लिए वो उसकी बीवी है, डी आता है तो उसके लिए बीवी नहीं है, वो सभी के लिए होगी। सी डी ई एफ जो कोई भी व्यक्ति आता है तो ए बी के यहाँ है, हस्बैंड वाइफ है तो वो हस्बैंड वाइफ ही रहेंगी। मतलब ऐसा कोई अधिकार मिलता है या दिया जाता है, छीना जाता है जो सभी के लिए बराबर होता है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो सर्वथा ना कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब उस सभी व्यक्ति के विरुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति को ऐसी हैसियत का हकदार या विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करते हैं, या तो वो कोई हक देती है, जैसे उसे प्रोवेट दे दिया। अब ए नाम के व्यक्ति ने कहा था मेरी संपत्ति बी को दे जानी चाहिए, तो वो क्या है, बी यहाँ पर क्या है, हकदार हो गया। अब वो सभी के विरुद्ध हकदार हो गया। सी डी ई एफ यदि कोई अन्य व्यक्ति हैं वो कहते हैं मुझे मिलना चाहिए, तो बी कहता है यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर नाम लिखा है तो ये मुझे मिलेगा, और ये सभी के लिए, ठीक है, सभी के विरुद्ध है, ठीक है। मतलब सभी के विरुद्ध जो भी हैसियत यहाँ पर प्रदान की गई है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो सभी के विरुद्ध प्राप्त होनी चाहिए, तब सुसंगत है। जबकि ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज़ पर ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। अब ये तब सुसंगत होती है जबकि ऐसा व्यक्ति का जो है हक का अस्तित्व क्या हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। ऐसा निर्णय या आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत होगी। अब ये जो न्यायालय द्वारा डिक्री दी जाती है, आदेश दिया जाता है या कोई निर्णय दिया जाता है, तो ये क्या है, इस बात के लिए निश्चायक सबूत हो जाता है कि कोई विधिक हैसियत जो वह प्रदान करती है उस समय प्रोद्भूत हुई थी जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री प्रवर्तन में आई, कि कोई विधिक हैसियत जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है, कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई कि कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि वह उस समय से हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए। इसमें सीधी सी बात यही है, और भी लिखा हुआ है, और कि कोई चीज़ जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय संपत्ति थी जो ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित की उस समय से वह चीज़ संपत्ति में थी या होनी चाहिए थी। इसमें यही बताया गया है, सीधी बात है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है किसी चीज़ के तहत, अब किसी को विधिक हैसियत प्राप्त होती है या छीनी जाती है, ठीक है, किसके तहत, प्रोवेट के तहत, विवाह विषयक, नवाधिकरण, दिवाला हो जाता है, इन चीज़ों के तहत, और ये क्या है, सबके विरुद्ध प्रवर्तन होना चाहिए। अब ये जो न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है तो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने देना चाहिए। तो यदि कोई ऐसा निर्णय दिया जाता है, डिक्री आदेश दिया जाता है, तो ऐसा जो निर्णय, आदेश, डिक्री है वो क्या है, यहाँ पर सुसंगत होगी, और ये इस बात के लिए निश्चायक सबूत होगी। यदि कोई क्वेश्चन उठता है कि ये अधिकार इस व्यक्ति को है
है या नहीं है। तो जो भी निर्णय उसमें पहले दिया जा चुका है वो निर्णय यहाँ पर सुसंगत है, और वो क्या है, निश्चायक सबूत हैं, उसको ना साबित करने के लिए भी यहाँ पर साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे। 42 कहता है धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। इसमें ये बताया गया है कि यदि जो 41 में है, 41 में हमने क्या देखा है कि कोई ऐसे विधिक अधिकार वगैरह हैसियत मिलती है या छीनी जाती है, जो प्रोबेट वगैरह में मिलती है। प्रोबेट, दिवाला, ये हमने देखा ना, दिवाला देखा है, प्रोबेट देखा है, नवाधिकरण देखा है, ठीक है, विवाह विषय, तो इनसे भिन्न। अब 41 में वर्णित से भिन्न यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री उन बातों का निश्चयक सबूत नहीं होंगी जिनका वे कथन करते हैं। सेक्शन 42 हम ये बताते हैं कि यदि कोई अधिकार है, ठीक है, कोई अधिकार है जो क्या है, किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है, यहाँ पर कोई ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो लोक प्रकृति के होते हैं, मतलब क्या है, लोक को प्रभाव करते हैं, ठीक है, लोक प्रकृति के होते हैं, तो वो यहाँ पर सुसंगत होते हैं। यदि किसी ऐसे निर्णय में कोई लोक प्रकृति का जो है अधिकार है प्रश्नगत है, और उस लोक प्रकृति के अधिकार में यदि कोई पहले निर्णय दिया गया है तो वो यहाँ पर सुसंगत होंगी, परंतु इसमें ये बताया गया है कि ऐसा जो निर्णय होता है वो यहाँ पर निश्चायक सबूत नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन उठता है कि एक गाँव वाले हैं, जैसे कोई है रामपुर गाँव है, ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि रामपुर गांव वालों को बी नामक कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं है। तो ये क्या है, रामपुर जो गांव है वो क्या है, गांव है, एक गांव की बात कर रहा है। अब यहाँ पर रामपुर जो गांव है वो एक व्यक्ति की बात तो कर नहीं रहा है, गांव मतलब गांव में बहुत सारे व्यक्ति आ गए हैं, जितने व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर लोक प्रकृति की बात हो रही। अब कोई अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि बी नामक कुएं से ये लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं, तो इनको पानी भरने का अधिकार है या नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति यदि जिसने ये अधिकार दिया था, कोई व्यक्ति जिसने इन्हें ये अधिकार दिया था रामपुर गांव वालों को कि वे बी कुएं से पानी भर सकते हैं, ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति होता, ठीक है, जिसने ऐसा अधिकार दिया था, जैसे सी नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर अधिकार दिया था, पर वो सदियों पहले दिया था कि इस गांव के लोग यहाँ से बी कुएं से पानी भरेंगे। अब सदियों तक तो कोई जिंदा नहीं रहता है, अब सी कभी मर जाता है, उसके बाद सी के मरने के बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस रामपुर गांव वाले के लोगों को यहाँ से पानी भरने का अधिकार है कि नहीं। अब जो सी ने जो कुछ कहा था, अगर वो होता तो वो यहाँ पर सुसंगत होता। अगर सी होता तो वो कह देता कि मैंने ही इन्हें अधिकार दिया है। अब जो सी नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, और न्यायालय ने यहाँ पर क्या करा दिया है, न्यायालय ने कहा है, पहला कोई जजमेंट आ गया है जिसके तहत पता चल गया है कि रामपुर गांव वालों को यहाँ से पानी भरने का अधिकार है, तो जिससे लोक प्रकृति के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, मतलब या तो उन्हें कोई अधिकार मिलता है या छिनता है, तो ऐसे अधिकार यहाँ पर सुसंगत होते हैं। 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव, मतलब इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई ऐसा डिक्री, आदेश या निर्णय दिया गया है जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा यदि कोई पहली जजमेंट दिया गया है तो वो जजमेंट यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। जैसे हमने देखा रामपुर गांव वालों को यहाँ से पानी भरने का अधिकार है बी कुएं से, ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन पहले भी 10 साल पहले भी अराइज हुआ था कि रामपुर गांव वालों को यहाँ से पानी भरने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये सी नामक व्यक्ति ने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन अराइज किया था, बाद लाया था, तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रामपुर गांव वालों को यहाँ से बी नामक कुएं से पानी भरने का अधिकार है, तो ये पहला वाला दिया हुआ निर्णय यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है। 42 यही बात करता है। 43 बताता है धाराओं 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। धाराएं 40, 41 और 42 में से भिन्न निर्णय आदि और डिक्रियां विसंगत हैं, जबकि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक तथ्य ना हो या वह इस अधिनियम के लिए अन्य उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत ना हो। इसमें यह बताया गया है कि जो 43 बताता है वो ये कहता है कि 40 से 40, 41, 42 में जो चीज़ें बताई गई हैं वो विसंगत हैं। कब तक विसंगत हैं, तो उसका जो अपवाद बताए गए हैं कि वो सुसंगत तभी होंगी जब उन चीज़ के बारे में क्या है, पहली बात तो विवाद उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जब कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उस विवाद में वो आंसर दिए जाएं तब वो सुसंगत होंगी, या फिर अन्य उपबंध के अंतर्गत, इस अधिनियम के अन्य उपबंध के अंदर, मतलब इस जो सेक्शन है इस अधिनियम में अन्य सेक्शन है जैसे 6, 7, 8, 9, 10, कहीं पे भी यदि वो सुसंगत हो जाती हैं तो वो सुसंगत होंगे, अन्यथा वो सुसंगत नहीं होंगे। हमारा 43 ये बात करता है।
44 क्या बात करता है, 44 में ये सब इलस्ट्रेशन दिखाए गए हैं। 44 कहता है निर्णय प्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। वादी अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय आदेश या डिक्री जो धारा 41, 40, 42 के अधीन सुसंगत है, जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है। ठीक है, ऐसे निर्णय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था, यह कपट या दुस्संधि द्वारा ही प्राप्त किया गया था। देखिए, हमने 40 देखा, 41 देखा, 42 देखा, 43 भी देखा। अब हमने क्या देखा, 40, 41, 42 में क्या दिया गया है, कुछ अधिकार किसी को मिलते हैं, वो क्या है, न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। मतलब यदि कोई न्यायालय ने उन चीज़ों के बारे में कोई जजमेंट दे दिया है तो वो यहाँ पर सुसंगत हो जा रहे हैं हमारे 40, 41, 42 में। अब यदि कोई पक्षकार है जो ये कहता है किसी ने दूसरे, देखिए एक, जैसे हम अगर इसके पहले वाले सेक्शन को देखें, 43 को देखें, तो 43 में बताया गया है लोक प्रकृति के अधिकार को यदि प्रभावित करता है। रामपुर गांव वालों को यहाँ से बी नामक कुएं से पानी भरने का अधिकार था या नहीं था, ये बातें क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। ठीक है, तो इस बारे में यदि कोई निर्णय दिया गया था, पहले दिया गया था, 10 साल पहले दिया गया था कि हाँ भैया किसी न्यायालय ने निर्णय दिया था, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रामपुर गांव वालों को यहाँ बी वाले कुएं से पानी भरने का अधिकार है, तब तो ये सुसंगत है। परंतु यदि कोई व्यक्ति आता है जो कहता है कि ये जो जजमेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पर, फिर से यदि क्वेश्चन अराइज होता है कि रामपुर गांव वालों को यहाँ पर पानी भरने का अधिकार है या नहीं, तो अब दोबारा से क्वेश्चन अराइज हुआ तो ये जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, पहला वाला जजमेंट यहाँ पर लाके दिखा देते हैं न्यायालय में। तो न्यायालय में यदि पहला वाला जजमेंट ला देते हैं तो फिर वो सुसंगत हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि यदि कोई पक्षकार आता है, वो कहता है कि ऐसे न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय दिया था, जो पहले निर्णय दिया था वो गलत न्यायालय ने दिया था, उसे सक्षमता नहीं थी उस मामले को सुनने की, फिर भी उसने ऐसे निर्णय दिया था। तो अगर गलत न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय दिया था, तो देखिए अगर सही न्यायालय ने निर्णय दिया होता तब तो यहाँ पर सुसंगत था, परंतु क्या है, गलत न्यायालय ने निर्णय दिया था तो फिर यहाँ पर वो सुसंगत नहीं हुआ। सीधी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि जो 40, 41, 42 में न्यायालय ने निर्णय दिए थे और न्यायालय ने निर्णय दिए थे इसलिए वो सुसंगत हो रहे थे, परंतु जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं वो निर्णय क्या है, गलत आधार पर दिए गए हैं, कपट के द्वारा दिए गए हैं या दुष्संधि करके दिए गए हैं। ठीक है, ये ऐसा न्यायालय क्या था, अक्षम था ऐसे वाद को सुनने के लिए, फिर भी उसने निर्णय लिया था। तो जब वो न्यायालय ही अक्षम था तो उसके द्वारा दिया हुआ निर्णय यहाँ पर क्या है, सुसंगत नहीं होगा, मतलब क्या है, वो विसंगत हो जाएगा। 45 अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होंगी। अब हमने क्या है, अभी तक हमने 44 तक देख लिया है। 45 बताता है अन्य व्यक्तियों की राय के बारे में, यहाँ पर बताता है कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होंगी। तो 45 में बताया गया है कि विशेषज्ञों की राय। जनरली हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने अपनी आँख से, कान से, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ को महसूस दिया है, मौखिक साक्षी यहाँ पर रिलेवेंट होता है, तो उसका तरीके से एक तरीके से आप अपवाद कह सकते हैं कि 45 से लेकर यही बात बताई गई है। 45 बताता है कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो विशेषज्ञों की राय भी क्या है, यहाँ पर सुसंगत हो जाती हैं। तो विशेषज्ञों की राय में 45 बात करता है। 45 में बताया गया है कि जबकि न्यायालय को किसी विदेशी विधि, अब न्यायालय है, न्यायालय से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि न्यायालय विदेशी विधि को भी जाने। देखिए, यदि कोई जो जज है वो बनता है तो वो अपना लॉ का पढ़ता है, फिर कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। हम आप क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, और भी इधर उधर का पढ़ते हैं। अदर स्टेट में वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ का भी पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद अब इतना तो नहीं है कि कोई विदेशी विधि के बारे में भी जानकारी निकाले, क्योंकि हमारी इंडियन विधि इतनी सारी है कि उनको ही नहीं हम पढ़ सकते। पढ़ना कोई चाहे तो पढ़ सकता है, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा है कि उसे हम याद रखें, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये एक व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो विदेशी विधि के बारे में जाने, विज्ञान के बारे में भी जाने। अब विज्ञान कितना बड़ा है, तो यदि कोई व्यक्ति जो विज्ञान में निपुण है, ठीक है, कोई विदेशी विधि में निपुण है, कोई हस्तलेख में निपुण है, कोई अंगुली चिन्हों में निपुण है, ठीक है, कोई कला के बारे में निपुण है, तो यदि कोई क्वेश्चन उठता है कि विदेश में ऐसी कोई विधि है या नहीं है, तो जो कोई व्यक्ति ऐसी विदेशी विधि के बारे में जानकार होगा उस व्यक्ति से यहाँ पर जानकारी ले ली जाएगी और वो जानकारी यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगी। मतलब जो व्यक्ति जिस बारे में यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, जिस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, जबकि न्यायालय को किसी विदेशी विधि, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, जब न्यायालय को क्या है, विदेशी विधि के बारे में, विज्ञान की, कला की,
हस्तलेख के बारे में, अंगुली चिन्हों के बारे में कोई राय बनानी है। अब न्यायालय को क्या है, कोई राय बनानी है। विदेशी विधि 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है। विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह के बारे में न्यायालय को यहाँ पर राय बनानी हो तो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में हस्तलेख या अंगुली चिन्ह को अनंतता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत है, तब ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएंगे। मतलब यदि कोई व्यक्ति है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है तो ऐसी राय यहाँ पर सुसंगत हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन उठता है कि ए नाम के व्यक्ति को क्या है, कोई जानवर ने काट लिया है, जिसके काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब किसी जानवर ने काटा था तो उसका जो है शरीर क्या हो गया था, नीला हो गया था। अब ये क्वेश्चन उठता है, अब कोई कहता है कोई मर्डर किया है, कुछ किया है, तो न्यायालय को तो ये पता नहीं है कि यदि किसी का शरीर नीला पड़ जाता है तो वो किस कारण बस यहाँ पर मृत्यु हुई होगी। तो न्यायालय क्या करता है कि न्यायालय विशेषज्ञ को बुलाता है जो इस बारे में जानकारी रखता है। तो न्यायालय विशेषज्ञ को बुलाता है कि यदि ऐसे शरीर का ऐसा जो है कलर आ जाता है, ब्लू कलर का नीला कलर आ गया है, तो वो किस कारण बस आया होगा। तो जो एक्सपर्ट है वो कहता है यहाँ पर सांप के काटने से क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। यदि कोई एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि ये जहर खाने से ऐसा व्यक्ति नीला पड़ जाता है, जो वो पहले भी क्या कर चुका है, एक्सपेरिमेंट कर चुका है, मतलब वो उस बारे में जानकारी रखता है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कही गई बात है वो क्या है, जानकारी है, वो राय है, और जो वो राय यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगी। ठीक है। और जो व्यक्ति ऐसी राय देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषज्ञ कहलाते हैं। जैसे अब हम इसके बारे में जानें, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास बॉडी भेजी जाती है। ठीक है। जब कोई मर्डर हो जाता है तो उसके पास बॉडी भेजी जाती है, फिर पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि इसकी मृत्यु की 2 बजे हुई थी, 3 बजे हुई थी, रात में हुई थी, दिन में हुई थी। ये कैसे पता चलता है, डॉक्टर इस बारे में जानकारी रखते हैं, जिस वजह से वो क्या है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कितने बजे हुई थी ये पता करना है तो पोस्टमार्टम जो PM रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि 2 बजे हुई थी। तो न्यायालय उनकी राय को यहाँ पर क्या है, सुसंगत मान लेता है, और मान लेता है कि हाँ भैया, वो यहाँ पर बाध्य नहीं होता है न्यायालय कि सामने वाले की यहाँ पर बात माने ही माने, परंतु वो उसकी एक राय ले सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कुछ ऐसा हुआ है, कोई अंगुली चिन्ह है, मतलब ये जो अंगुली चिन्ह है ये एक ही व्यक्ति की है या अलग अलग व्यक्ति की हैं। कोई हस्ताक्षर के बारे में पता करना है कि माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसने एक क्या लिखा है, सुसाइड नोट लिखा है कि मैं अब मर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। ऐसा करके क्या है, उस व्यक्ति को छत से कोई पटक देता है। ठीक है। अब ए नाम के व्यक्ति को यदि बी नाम के व्यक्ति ने क्या है, छत से गिरा दिया है और उस एक लेटर छोड़ दिया है, मैं अपनी जानबूझकर खुदकुशी कर रहा हूँ, और उसने क्या किया है, यहाँ पर नोट लिख के वहाँ पर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो नोट लिखा है वो ए ने लिखा है या नहीं। तो इस बात की जानकारी के लिए जो ए ने पहले भी कभी कुछ लिखा था उस वाले नोट से ए की हैंड राइटिंग को मैच कराया जाएगा। अब जो विशेषज्ञ आएगा तो वो छोटी छोटी गलती को भी पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से वो लोग चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है जी हैंड राइटिंग है अलग व्यक्ति ने लिखी है। मतलब ए ने तो यहाँ पर सुसाइड की ही नहीं थी, कोई दूसरा व्यक्ति आया था जिसने ये हैंड राइटिंग लिखा है। अब वो हैंड राइटिंग से मैच कराया जाएगा कि कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा जो नोट लिखा है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, फिर यदि उस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो न्यायालय उनकी जानकारी ले सकता है। तो यहाँ पर यही न्यायालय को एक अधिकार तौर पर बताया गया है कि न्यायालय को यदि ज़रूरत पड़ती है तो न्यायालय विशेषज्ञ की राय ले सकता है किसी मामले में। किस मामले में ले सकता है, विज्ञान के मामले में भी ले सकता है, कला के बारे में कि ये कोई कला है, हस्तलेख उसी के हैं या नहीं, उंगली चिन्ह किसी एक व्यक्ति की है या नहीं। ठीक है। विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या उंगली चिन्ह के बारे में यदि कोई राय लेता है तो न्यायालय ऐसी राय ले सकता है, और जो व्यक्ति ऐसी राय देता है वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पर विशेषज्ञ कहलाता है। 45 में बस यही बताया गया है। 46 बताता है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों, जबकि ऐसी राय सुसंगत हैं। इसमें उन क्वेश्चन के बारे में बताया गया। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्न यह है कि क्या का को अमुक विष दिया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ए को क्या है, कोई अमुक कोई नाम का, जैसे खा नाम का। ठीक है। खा नाम का कोई विष दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन उठता है।
यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है, कोई कहता है कि ए नाम के व्यक्ति को ख नाम का कोई विष दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर विशेषज्ञ को न्यायालय बुलाएगा। अब विशेषज्ञ को न्यायालय ने यदि बुलाया है और न्यायालय बताता है, विशेषज्ञ क्या कहता है कि मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, सी डी की मृत्यु भी इसी विष के खाने की वजह से हुई थी और उनके शरीर में क्या था, उनके शरीर में नीला निशान पड़ गया था और बी ए के शरीर में भी क्या है, नीला निशान पड़ गया है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषज्ञ की राय का क्या कर दिया है, समर्थन कर दिया है। विशेषज्ञ ने क्या कहा है कि उसका शरीर नीला पड़ गया था और जो लोग हैं वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है उसका शरीर नीला हो गया था। तो यदि कोई विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं तो वो तथ्य यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, मतलब सुसंगत होंगे, एक्सेप्ट किया जा सकता है। और यदि कोई बात ये बताता है कि विशेषज्ञ की राय का समर्थन नहीं करते हैं या खंडन करते हैं तो वो भी यहाँ पर क्या है, सुसंगत होते हैं। प्रश्न यह है कि काकुआ में एक विष दिया गया था, यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जो ए को लक्षण प्राप्त हुए थे, ए को विष खाने के बाद जैसे लक्षण मिले थे किसी को, जैसे कोरोना की काल चला है, कोरोना काल में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि क्या इस व्यक्ति की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि इसको, उसके घर परिवार वाले हैं, एक ही घर परिवार वाले वो कहते हैं कि इसको तेज बुखार आ गया था, छींक आ गई थी, खांसी आ गई थी। हम लोग कोरोना में यही सुनते रहते हैं कि ये सब आया था। अब यही लक्षण थे तो फिर न्यायालय को ये बताया जाता है कि ये जो ए है इसको सर्दी, छींक, खांसी खूब आ रही थी, बुखार भी बहुत हो गया था, 2 दिन से उठ नहीं पा रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ पर यदि जो विशेषज्ञ है वो ये कहता है कि हाँ, और यदि किसी व्यक्ति को खांसी छींक वगैरह आती है तो वो क्या करता है, उसे कोरोना हुआ होगा। अब क्या है, एक्सपर्ट ने भी यह कह दिया, उनके घर परिवार वालों ने भी कह दिया। एक्सपर्ट ने बताया कि यदि छींक खांसी वगैरह आ रही थी तो फिर कोरोना हुआ। घर वालों ने कहा कि छींक खांसी वगैरह आ रही थी और तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो मतलब माना जाएगा कि यहाँ पर विशेषज्ञ की राय का क्या है, समर्थन कर दिया है। कोई चीज़ जो सामने वाला कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस वजह से हुई है और वही चीज़ विशेषज्ञ कह रहा है तो वो यहाँ पर सुसंगत होंगे। यदि कोई विशेषज्ञ कहता है कि यदि कोई क्वेश्चन उठता है कि ये बी नामक जहर खाने से, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि ए नाम की व्यक्ति की यहाँ पर क्या है, ए नाम की व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा है कि बी नामक जहर खाने से हुई है नहीं या नहीं हुई है, बी नामक जहर खाने से हुई है या नहीं हुई है। अब कोई कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि बी नामक जहर इसके पास था ही नहीं, इसने नहीं खाया था, इसका तो जो शरीर है वो लाल पड़ गया था। तो विशेषज्ञ यहाँ पर आता है और विशेषज्ञ बताता है कि यदि बी नामक जहर को खाया जाए तो उसको शरीर क्या है, नीला पड़ जाता है, परंतु इस ए नाम के व्यक्ति का शरीर क्या है, लाल पड़ गया था। इसका मतलब क्या है, उसने बी नाम का जो जहर था उसका सेवन नहीं किया था। मतलब यदि कोई ऐसे तथ्य हैं, कोई व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसी बात को क्या है, विशेषज्ञ कह रहा है तो वो क्या है, उस विशेषज्ञ की बात का या तो समर्थन कर दिया है। अब यदि विशेषज्ञ भी मना कर रहा है, जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो भी मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो वो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर सुसंगत, तो फिर भी यहाँ पर तथ्य क्या है, ऐसी राय यहाँ पर सुसंगत हो जाते हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, अन्य जगह वो सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते। अब वो सुसंगत होते कब सुसंगत होते, यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते या उससे असंगत हो, तब ऐसी राय सुसंगत हो। यदि वो किसी चीज़ को विशेषज्ञ की राय का या तो समर्थन करते हैं या फिर खंडन करते हैं तो ऐसे तथ्य यहाँ पर सुसंगत होते हैं, ठीक है। अब हमारा 46 यही बात करता है। 47 बताता है कि हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। जो हस्तलेख है उसके बारे में जो राय है वो कब सुसंगत है उसके बारे में बताया गया है। जबकि न्यायालय को राय बनानी है कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी है या हस्ताक्षरित की है, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अनुमानित की जाती है। परिचित किसी व्यक्ति की राय की वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक व्यक्ति ने, ए क्या है, ए ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, कोई हस्ताक्षर किया है या कोई लिखित है वो लिखी है या नहीं लिखी है, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन उठता है। तो कोई ऐसी व्यक्ति की राय, अब जो बी है, बी को ये क्या करता है, ए अपने ट्रांजैक्शन में बी को पत्र लिखता रहता है कि मेरे यहाँ माल आ चुका है, साइन करता रहता है डॉक्यूमेंट में, बी भी साइन करता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से डेली टू डेली कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, जिस वजह से एक दूसरे की जो हैंड राइटिंग है उससे परिचित होते हैं। जैसे ये फ्रेंड भी मान लें कि एक स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक
कि जो ए की नोटबुक है वो बी के पास जाती है, बी की नोटबुक ए के पास आती है, तो ये लोग क्या है, एक दूसरे की नोटबुक से यहाँ पर परिचित हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ए नाम का जो व्यक्ति है, ये जो हैंडराइटिंग लिखी है किसी लेटर में, ये ए की ही है, तो ए का यदि कोई परिचित वाला है, मतलब बी यहाँ पर क्या है, ए का परिचित वाला है। अब ए का यदि कोई परिचित वाला है, उससे पूछा जाता है कि ये जो हैंडराइटिंग है वो इसी की है या नहीं। अब जो बी है, जो परिचित है, वो जो कुछ कहता है कि ऐसे व्यक्ति की हैंडराइटिंग है या नहीं है, तो उसकी जो राय है वो भी यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगी। हस्तलेख के बारे में या हस्ताक्षर के बारे में अनुमान लगाना है। देखिए, जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है। अनुमान क्या है कि शायद वो ए ने लिखी होगी। तो परिचित किसी व्यक्ति की राय, परिचित क्या था, यहाँ पर बी था, उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी या किस लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी। अब जो बी है वो ये कहता है कि इस ए की ही नोटबुक है ये, तो फिर वो क्या है, उस राय को सुसंगत है। यदि वो ये भी कहता है कि ये इसकी जो है हैंडराइटिंग नहीं है, तो वो उसकी, मतलब यदि कोई परिचित व्यक्ति बताता है कि ये इसकी हैंडराइटिंग नहीं है, हस्ताक्षर हैं या नहीं है, तो उसके द्वारा जो दिया हुआ कथन है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। जो तथ्य होते हैं वो यहाँ पर सुसंगत हो जाते हैं। स्पष्टीकरण बताता है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है, जबकि स्वयं उसके अपने द्वारा अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की जाती हैं, या जबकि कारवार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज उसके समक्ष बराबर रखी जाती हैं। इसमें सीधी बात ये बताई गई है कि यदि कोई, अब जैसे अनुमान वाली बात की गई है कि ए ने कोई लिखी थी या नहीं लिखी थी, तो यहाँ पर अनुमान की बात की गई है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति परिचित किसे कहा जाएगा, तो परिचित ऐसा व्यक्ति होगा जो ए की हैंडराइटिंग से बखूबी परिचित होगा। कोई दोस्त होगा जो उसकी हैंडराइटिंग को देखता रहता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल पुराना दोस्त है, उससे आप मिले ही नहीं हैं तो आज हैंडराइटिंग में शायद परिवर्तन आ गया हो। कोई ऐसा व्यापारी है, ये क्या है, ये यहाँ पर व्यापारी है, यदि व्यापारी का काम कर रहा है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके ट्रांजेक्शन में व्यापार के तौर पर यहाँ पर कोई ना कोई लिखित में साइन होते रहते हैं, तो वो भी व्यक्ति यहाँ पर क्या है, परिचित माना जाएगा। कोई घर वाले हैं तो घर वाले जो कोई उसकी कॉपी देखते रहते हैं, मतलब जो कोई उस व्यक्ति से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन रखता है और उस चीज़ को जानने की एक कारण रखता है कि वो उसकी हैंडराइटिंग जानता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कहा हुआ कथन है वो ही यहाँ पर सुसंगत होते हैं। 47 ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत होती है, जबकि न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय बनानी हो, तब उस प्रमाण पत्र कर्ता प्राधिकार की राय जिसके इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है सुसंगत है। अब इसमें यही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में यदि किसी की राय बनानी है तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाणकर्ता जारी किया है, यदि कोई प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या है, सुसंगत होगा। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय बनानी हो तब उस प्रमाण पत्र प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय। अब प्रमाणकर्ता उस इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को जिसने प्रमाण किया है कि हाँ ये सही है, तो उसके द्वारा जो राय है वो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया है तो उसकी राय यहाँ पर सुसंगत होगी। 48 बताता है कि अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है। यहाँ पर मेनली क्या बात बताई गई है, न्यायालय को किसकी राय बनानी है, साधारण रूढ़ी, ठीक है, साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्य उसे जानते होते। यदि इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी रूढ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो अब जो रूढ़ी के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कोई रूढ़ी है, यहाँ पर कोई प्रथा थी या नहीं थी। तो जिस व्यक्ति ने ऐसी प्रथा बनाई थी वो व्यक्ति यदि होता तो वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत होती, तो उसके द्वारा जो लिखा हुआ किया हुआ तथ्य है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। जैसे साधारण रूढ़ी अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियाँ या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफ़ी बड़े वर्ग के लिए सामान्य है। यहाँ पर क्या है, ये जो अधिकार या रूढ़ी के बारे में यहाँ पर बात की गई है वो सभी को प्रभावित करती हो, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को प्रभावित करती हो। 48 में काफ़ी लोगों को प्रभावित करती हो। इसमें हम एग्जाम्पल से देखते हैं, वही बात देखते हैं कि जैसे ए नाम के व्यक्ति को किसी कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं, बी नामक कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो राजा था,
ठीक है। सी नाम का व्यक्ति राजा था और उसका बी कुआं था। अब उसने क्या किया था, उसने ये एक तरीके से अनाउंसमेंट कराया था कि सी नाम मतलब मैं राजा जो हूँ, सी नाम का जो राजा है उसके द्वारा ये अधिकार दिया जा रहा है ए नाम के गांव वालों को, ए नाम के गांव वालों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो बी नाम के कुएं से पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ने अधिकार दिया है। अब यदि सी होता, क्वेश्चन अराइज होता है कि ए नाम के गांव वालों को बी नाम के पानी से बी नाम के कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं। तो यदि यहाँ पर सी होता तो वो सी तो बता ही देता कि यहाँ पर बी कुएं से ए जो गांव वाले हैं वो पानी भर सकते हैं। सी यहाँ पर रहा नहीं, तो यदि होता तो यहाँ पर सुसंगत होते, पर वो यदि नहीं है तो उसके द्वारा जो दिया अधिकार है, कोई अन्य चीज़ है, वो ये साबित कर दे कि सी ने ही ऐसे अधिकार दिए हैं, तो वो यहाँ पर सुसंगत होंगे। अब सी ने यदि किसी पत्थर पे लिखवा दिया था तो वो पत्थर की फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दी जाए। यदि कोई दस्तावेज में लिखवाया था, यदि कोई किताब में लिखवाया था, तो वो चीज़ यहाँ पर सुसंगत बता दी जाए कि जो सी है उसने ऐसा अधिकार दिया था, तो वो अधिकार यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है। 49 बताता है, देखिए इसको दृष्टांत देते हैं, किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप से पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। मतलब साधारण अधिकार एक नॉर्मल अधिकार है जो किसी विशिष्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना चाहिए इस सेक्शन के तहत। 49 बताता है, प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को मनुष्यों की किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों, इसमें क्या है, मनुष्य की निकाय मतलब बहुत सारे मनुष्यों के लिए, या कुटुंब की प्रथाओं के सिद्धांतों के बारे में, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन की, अथवा किसी विशिष्ट जिले की या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत होंगी। अब न्यायालय को ये राय बनानी है कि खसरा का मतलब क्या होता है। जैसे खसरा कोई वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। तो अब खसरा का मतलब दिल्ली में कुछ होता है, मुंबई में कुछ होता है। अब न्यायालय को राय कहाँ बनानी है, जैसे विवाद कहाँ हुआ है, मुंबई में। अब खसरा वर्ड को लेकर यहाँ पर क्या हुआ है, विवाद हुआ है। अब यहाँ पर मुंबई में विवाद हुआ है, तो ये पूछा जाएगा कि ये जो खसरा वर्ड है वो इस खसरे वर्ड का मतलब मुंबई में क्या मतलब निकाला जाता है। क्योंकि हर इंसान की किसी किसी को, देखिए हम अगर जनरली सोचें तो बहुत सारे दोस्त क्या हैं कि जनरल क्या है, अपने दोस्तों को गाली गलौज करके बुलाते हैं। ठीक है, अब गाली गलौज करके बुलाते हैं तो उन्हें आदत पड़ चुकी होती है। अब ऐसे ही किसी दिन कोई एक दोस्त गाली गलौज करके बुलाया है, उसके बाद कोई दोस्त क्या है, फांसी लगाया मिला है, तो ये नहीं माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा उकसाया गया था तो ऐसे व्यक्ति ने फांसी की। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए नाम का व्यक्ति ने यहाँ पर फांसी लगा ली है, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ है। अब फांसी क्यों लगाई है, ये क्वेश्चन उठता है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसको, ए नाम के व्यक्ति को यहाँ पर क्या है, इसके दोस्त जो हैं इन लोगों ने क्या है, गाली करके बुलाया था या फिर पीट दिया था, तो इस ए ने यहाँ पर फांसी लगा ली है। कोई व्यक्ति ये कहता है, तो न्यायालय ये पूछेगा कि यदि ऐसे ये जो इन व्यक्तियों ने, ये जो दोस्त हैं, इन लोगों ने गाली दी थी या फिर पीटा था, तो ऐसा पहले भी कभी हुआ है। तो लोगों ने बताया कि जो ए नाम के व्यक्ति हैं या इनके दोस्त, ये सारे के सारे गुंडे हैं और क्या हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करके ही बात करते हैं, इनके लिए ये न्यू नहीं है। तो न्यायालय इसका मतलब निकालेगा कि एक ने मृत्यु मतलब अपना जो है आत्महत्या की है वो की है, ठीक है, परंतु इसका कोई अन्य कारण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज इनके दोस्तों ने गाली गलौज की, अगर उसे पहले भी फर्क पड़ता तो बहुत पहले वो मना कर चुका होता, पर उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा, वो भी हंस के बात करता था। लोग तथ्य बताते हैं कि यदि कोई इन्हें गाली भी देता था तो वो हंस के जवाब देता था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि यही क्वेश्चन उठता है कि ए नाम की व्यक्ति ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी है, क्वेश्चन उठता है वो 10वीं में फेल हो गया था, ठीक है, कोई कहता है ये 10वीं में फेल हो गया था, इसने फांसी लगा ली थी। अब न्यायालय को ये पता चलता है कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और उसने पेपर भी बहुत अच्छे से दिया था। अब पता नहीं ये क्यों फेल हो गया। मतलब जो व्यक्ति को यहाँ पर क्या है, अब इसी से यदि देखें कि यदि ए को क्या है, किसी ने गाली गलौज करके बुलाया, तो ये बहुत ही पढ़ने वाला था, सीधा साधा व्यक्ति था, वो अच्छे स्वभाव में रहता था, और उसके यहाँ कोई यदि गाली वगैरह दे देता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो न्यायालय यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो गाली दे दी थी, यहाँ पर गाली दे भी दी थी, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ए भी वैसी ही प्रकृति का है, तो यहाँ पर इस वजह से नहीं हुआ होगा। परंतु इस जगह पर यदि ए है, यहाँ पर ये जो सीधे पिंक वाले हैं,
ये व्यक्तियों ने, इनके दोस्तों ने यदि यहाँ पर गाली दी है, ये लोग कभी इन्हें गाली नहीं बोलते थे, बहुत सम्मान से बात करते थे, तो फिर इसके लिए अपमानजनक बात हो सकती है, तो फिर शायद ये हो जाए। मतलब एक चीज़ का 2 अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मतलब होता है। तो न्यायालय को यदि कोई ऐसी चीज़ के बारे में राय निकाली है, किसी कुटुंब में किसी प्रथा, कोई प्रथा कैसी चलती है, मनुष्यों के बीच में एक शब्द का क्या मतलब निकलता है, जैसे दुष्ट वर्ड होता है, किसी-किसी के यहाँ पर इसको गाली समझते हैं। पर हमारे यहाँ पर इसको बहुत ही ऐसे माना जाता है जैसे बैडमैन, बेकार आदमी, बहुत बेकार हो, बहुत बुरे हो, ऐसे जनरल बोल देते हैं। तो यहाँ पर न्यायालय को यदि किसी तथ्य के बारे में, किसी शब्द के बारे में, किसी चीज़ के बारे में राय निकालनी है, तो वो वहाँ की स्थिति देखेगा कि किस शहर में, किस स्थान पर वो वर्ड यूज़ किया गया है और उस वर्ड का उस जगह पर क्या अर्थ निकलता है। तो जिस वर्ड का जहाँ पर जैसे अर्थ निकलता है, न्यायालय को भी वैसे ही यहाँ पर निकालना होगा। किसी धार्मिक या किसी खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिले के या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों, यदि किसी अन्य जगह कोई न्यायालय जाता है, कोई जज जाता है, वहाँ पर उसे शब्दों के बारे में उसे पता करना है, तो वहीं के लोगों से पता करेगा कि इन शब्दों का यहाँ पर क्या मतलब होता है। क्योंकि अलग-अलग जगह पर एक शब्द के अलग-अलग मतलब होते हैं और उस चीज़ का किसी व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले, जो कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखता है, ऐसे व्यक्तियों की राय सुसंगत होंगी। जो व्यक्ति यहाँ पर बताता है कि हमारे यहाँ पर दुष्ट बहुत बड़ी बेकार बात हो जाती है, यहाँ पर यदि दुष्ट वर्ड बोल दिया जाए तो खून खराबा हो जाता है, तो न्यायालय उस हिसाब से बोलेगा कि तुम्हें यहाँ पर दुष्ट नहीं बोलना था। अब यहाँ पर यदि कोई ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि कोई बताता है, विशेषज्ञ आता है, वो बोलता है यार ये दुष्ट तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, हम लोग तो हंसी मजाक में यूज़ करते रहते हैं, तो यहाँ पर वो वर्ड वही साधारण हो जाता है। तो न्यायालय उस बात के लिए समझेगा कि यहाँ पर इस बात का यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। तो न्यायालय को यदि किसी शब्द के बारे में राय बनानी है, किसी प्रतिष्ठा, धार्मिक, खैराती वगैरह, कुटुंब की प्रथा वगैरह के बारे में कोई राय बनानी है, तो वहाँ के बारे में न्यायालय पता करेगा, विशेषज्ञ से पता करेगा कि यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब होता है। और वो जो ऐसी ज्ञान रखता है, जो कोई व्यक्ति, वो जो यहाँ पर जिस साधन से वो यहाँ पर ज्ञान रखता है, व्यक्तियों की राय सुसंगत होंगी, ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले। अब जो कोई जिस वजह से यहाँ पर राय सुसंगत होनी है, तो वो कारण, जिस कारण से यहाँ पर राय सुसंगत होनी है, वो कारण भी यहाँ पर सुसंगत होंगे। जैसे अगर हम इसको देखें कि 49 में यही बताया गया है कि प्रथाओं सिद्धांतों के बारे में, किस जगह पर कौन सी प्रथा कैसे काम करती है, सिद्धांत वगैरह के कौन से कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में वहाँ के लोगों से पूछेगा न्यायालय, और वहाँ पे जो कोई जैसा बताएगा तो उस हिसाब से न्यायालय उस चीज़ को मानेगा, ठीक है, और वो यहाँ पर सुसंगत होंगे। 50 बताता है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। अब कोई व्यक्ति, जैसे ये क्वेश्चन उठता है कि कोई व्यक्ति ए बी नाम के व्यक्ति हैं, ए बी नाम के व्यक्ति हैं और माना जाता है कि ये कौन है, ये क्वेश्चन उठता है कि ये ए बी नाम के व्यक्ति कौन है। अब वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ए बी नाम के व्यक्ति जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं, और जब भी ये किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते थे, कहीं पर भी जाते थे, तो ये ऐसे ही प्रेजेंट करते थे जैसे ये हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ पर जी और लोगों द्वारा कहा हुआ कथन यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगा। नातेदारी की राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति के किसी अन्य के साथ नातेदारी की राय बनानी हो, ए बी के बारे में क्या संबंध है, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस व्यक्ति के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हो। अब वहाँ पर जो आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, वो तो डेली उनसे बातचीत करते थे, आते जाते रहते थे, तो उन्हें पता था कि वो लोग कैसे रिश्ते रखते हैं। परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय दंड संहिता, इन धाराओं के अधीन अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अब इसमें यदि देखिए, इसमें ये बताया गया है कि ए बी के बारे में यदि कोई राय बनानी है, ठीक है, कि ए बी हस्बैंड वाइफ हैं या नहीं। अब कोई लोग ये बोलते हैं कि ए बी जो है वो यहाँ पर जो रहते हैं, वहाँ के आसपास के मोहल्ले वाले ये बोलते हैं ए बी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के तौर पर सामने दिखाई पड़ते हैं, मतलब माना जाता है कि ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। अब सिर्फ ये वहाँ के लोगों के कहने से मात्र से, भले ही वो यदि हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो सिर्फ उन्हें क्या है, उन्हें हस्बैंड वाइफ नहीं मान लिया जाएगा। इसमें यही बात बताई गई कि मतलब इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यदि कोई रिश्ते के बारे में क्वेश्चन उठता है, किसी का किसी से क्या रिश्ता है, तो वहाँ के जो लोग ऐसी जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा जो दिया हुआ कथन है, जो तथ्य दिए जाते हैं, वो यहाँ पर सुसंगत होते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है।
ये जो इलस्ट्रेशन है ये मैंने वही बताया है। शादीशुदा ए भी शादीशुदा हैं तो उनके मित्रों और पत्नी आसपास के लोगों द्वारा कहे हुए तथ्य यहाँ पर सुसंगत होंगे कि वो लोग क्या है, पति पत्नी के रूप में ही सबके सामने प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर 51 बताता है कि राय के आधार कब सुसंगत होंगे। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब भी आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। जैसे कोई व्यक्ति ये बताता है, देखिए ए ने ये बताया है कि बी की मृत्यु हुई है सांप के काटने से। अब सांप के काटने से हुई है, यदि सांप ने काटा होगा तो इसका जो शरीर है, बी की मृत्यु की क्यों हुई है, सांप के काटने से, इसका शरीर नीला पड़ गया होगा। जहाँ काटा होगा वहाँ पर 2 छेद ऐसे ऐसे पॉइंट से मिले होंगे, मतलब उसने क्या है, काटा है। तो ऐसे व्यक्तियों ने यदि मतलब ये कारण है और वो ये कारण बताता है कि मुझे ऐसा कैसे पता है, तो वो ये बताता है कि मैंने ये जो बताता है कि बी की मृत्यु हुई है, कोई विशेषज्ञ है वो ये बताता है कि बी की मृत्यु हुई है सांप के काटने से, क्योंकि यदि कोई सांप काटता है तो 2 निशान पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति का शरीर जो है क्या है, नीला पड़ जाता है। अब उसने ये राय बताई है कि सांप के काटने से हुई, तो उसने आधार बताए हैं कि मुझे ऐसा क्यों पता है, तो वो कहेगा कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे गांव में भी किसी को सांप ने काटा था, CDEF लोगों को सांप ने काटा था, और तब मैं जांच किया करता था, और जो कोई यदि किसी को सांप काटता था तो तब मैं ऐसा इलाज करता था, उनके शरीर में वही लक्षण होते थे जो बी के शरीर में लक्षण हुए हैं। तो जो ए ने यहाँ पर कथन किया है, जिस राय को दिया है, तो वो जिस पर आधारित है, उसने ये कहा है कि मैंने इसलिए कहा है कि सांप ने काटा होगा क्योंकि यहाँ पर उसके पैर में 2 निशान बने हैं, मतलब सांप जैसा काटने का निशान दिख रहा है, और उसका शरीर जो क्या है, नीला पड़ गया है। तो जिस आधार पर वो ऐसी राय बनाता है वो आधार भी यहाँ पर क्या है, सुसंगत होंगे। कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने की प्रयोजना की हुई प्रयोगों का विवरण दे सकता है, मतलब उसने वो ये बताता है कि मैंने पहले भी ऐसे लोगों का इलाज किया है, और जो कोई व्यक्तियों को सांप काटता है या बिच्छू काटता है तो उसमें ऐसे लक्षण होते हैं, मतलब जिस चीज़ के बारे में विशेषज्ञ जानकारी दे रहा है, कोई ये दे रहा है कि मुझे पता है कि ये जो है ए का साइन नहीं है, तो वो ये बताएगा कि ए का साइन इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, जिस आधार पर जिस कारण से कहेगा कि ये नहीं है, तो वो कारण जो बताए जाएंगे वो भी यहाँ पर सुसंगत होंगे। तो हमने आज 40 से देखे हैं सारे सेक्शन को, एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। 40 में बताया गया है कि द्वितीयवाद या विचारण की वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। अब इसमें ये बताया गया है, यदि किसी चीज़ के बारे में यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय, डिक्री या आदेश दे दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी न्यायालय को कोई विचारण या संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है, कोई विचारण या संज्ञान लेने से कोई विधि निवारित करती है, मतलब उसे ऐसी शक्ति नहीं है, तो यदि इसी चीज़ के बारे में दोबारा कोई क्वेश्चन उठता है तो ये इस न्यायालय द्वारा, किसी न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि किसी न्यायालय को, देखिए ए नाम के न्यायालय ने, कोई एक नाम के न्यायालय ने क्या है, ये कहा है कि बी नाम के न्यायालय को निर्णय दिया है कि संज्ञान लेने और विचारण करने की ऐसी क्या है, शक्ति नहीं है। तो ए नाम का न्यायालय जो क्या है वो सक्षम था, तो ऐसे सक्षम अधिकारता रखने वाले न्यायालय ने कोई निर्णय, आदेश या डिक्री दी है जिसमें बताया कि किसी न्यायालय को संज्ञान लेने या विचारण करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे न्यायालय द्वारा दिए निर्णय, मतलब ए ने यहाँ पर जो निर्णय दिया है वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगा, दूसरे मामले में यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। यहाँ पर 41 बताता है कि प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति, यदि कोई न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, किससे रिलेटेड दिया है, प्रोबेट, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक, इस मामले में यदि कोई न्यायालय ने क्या है, निर्णय दिया है, किसी न्यायालय ने वसीयत को क्या है, प्रोबेट में कन्वर्ट कर दिया है, किसी इंसान के बीच में ये बता दिया है कि ये लोग क्या है, दाम्पत्य हैं, मतलब विवाहिक पति पत्नी हैं, पहले कभी क्वेश्चन उठा था, फिर कभी किसी न्यायालय ने ये भी कहा है कि नवाधिकरण है, यदि न्यायालय ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, दिवाला हो गया है, तो न्यायालय द्वारा ऐसा क्या है, डिसाइड कर दिया गया है किसी डिक्री, निर्णय या आदेश में। तो यदि कोई ऐसे जो है डिसाइड कर दिया गया है, ऐसे जो है न्यायालय ने बता दिया है किसी को, तो ये सुसंगत होंगे, और क्या है, किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, ये सबके विरुद्ध ऐसे क्या है, सुसंगत होंगे, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलना था या कोई विधिक अधिकार उनसे छीना जाना था। तो ऐसे अधिकार, यदि ऐसा कोई निर्णय दिया जाता है तो वो निर्णय यहाँ पर 41 में सुसंगत होते हैं। 42 बताता है 41 में वर्णित से भिन्न, मतलब 41 में वर्णित से भिन्न, 41 में जो बताए गए हैं प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला,
इनसे भिन्न यदि वे व्यक्ति जांच से सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है। यदि किसी न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो लोक प्रकृति से संबंधित है, जैसे हमने देखा था कि किसी गांव के लोगों को किसी कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं है, तो कोई पहले निर्णय आदेश आ चुका है जिसके तहत ये पता चल चुका है कि इस गांव वालों को यहाँ से पानी भरने का अधिकार है, या उसने ये कहा है कि नहीं है। तो ये जो पहले निर्णय आ चुका है वो निर्णय यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है 42 के तहत। 43 बताता है कि 40 से 42 तक जो निर्णय है वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हो जाते हैं। जो 43 ये बताता है कि धाराएं 40 से 42 में जो भिन्न निर्णय है, मतलब 40 से 42 में जो निर्णय है वो नहीं आते हैं, उनसे भिन्न निर्णय हैं, वो कब सुसंगत होंगे। तो वो तभी सुसंगत होंगे जबकि वह मतलब वो देखिए इसमें ये बताया गया है 43 ये बताता है कि 40 से 42 तक के जो निर्णय हैं वो कब सुसंगत होते हैं। तो वो तभी सुसंगत होते हैं जबकि ऐसा कोई विवाद तथ्य उत्पन्न हो, ये ना नहीं हमें देखना है कि जब कोई ऐसा जिस बारे में यहाँ पर राय दी जानी है तो वो यहाँ पर विवाद होना चाहिए पहली बात, या फिर इस अधिनियम की अन्य उपबंधों के अंतर्गत उसे सुसंगत होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर सुसंगत होगा, अन्यथा क्या है वो विसंगत हो जाएगा। तो 43 बताता है 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होंगे। तो 40 से 42 में जो निर्णय बताए गए हैं उनसे भिन्न निर्णय तब सुसंगत होंगे जबकि ऐसे जो तथ्य हैं वो क्या है, विवादक होने चाहिए। ठीक है, निर्णय आदेश या डिक्री का अस्तित्व क्या होना चाहिए, विवादक होना चाहिए, या क्या है, या इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अंतर्गत उसका क्या है, सुसंगत होना चाहिए। 43 में ये हो गया है। अब 44 बताता है निर्णय प्राप्त करने में कपट या दुस्संधि। अब कोई व्यक्ति कहता है, दोनों में से कोई भी पक्षकार यहाँ पर क्या कर सकता है, ये बता सकता है कि पहले जो है देखिए यदि कोई विवाद उठा है, ठीक है, उस विवाद में कोई पहले वाला निर्णय लेकर आता है, कोई जजमेंट लेकर आता है जो 40, 41, 42 में बताए गए हैं। अब पहले वाला यदि कोई निर्णय आता है तो उसके तहत यहाँ पर क्या हो जाना था, यदि कोई पहले उस निर्णय को लेकर आता है तो उनमें से कोई भी पक्षकार ये बता सकता है यदि कि पहले वाले जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था उस न्यायालय को ऐसा जजमेंट देने का अधिकार नहीं था, वो अक्षम था, वो कपट से किया गया था या दुस्संधि से किया गया था। तो ऐसा जो है यहाँ पर बात यहाँ पर क्या है हो जाती है, सुसंगत हो जाती है। और ऐसा जो है बात का तथ्य का यहाँ पर क्या है, साबित करने के लिए सबूत दिया जा सकता है। मतलब 44 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि आप जिस चीज़ का जो आप पुराने जजमेंट दे रहे हैं, किसी तथ्य के बारे में आप पुराना जजमेंट दे रहे हैं, तो वो पुराना जजमेंट यहाँ पर क्या है, सुसंगत नहीं है। वो इसलिए सुसंगत नहीं है क्योंकि पुराने जो जज ने हैं, पुराने न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था वो इसलिए दिया था, वो कपट दुस्संधि या गलत वजह से दिया था। न्यायालय को क्या है, अक्षमता थी, इसलिए उसने वो ऐसा निर्णय दिया था। तो ऐसा यदि निर्णय दिया गया है तो फिर ऐसी चीज़ को यहाँ पर साबित किया जा सकता है और वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाते हैं। 45 बताता है विशेषज्ञों की राय। यदि कोई व्यक्ति है जो विशेषज्ञ है, किस बारे में, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह, अनन्यता की राय बनानी है, विदेशी विधि के बारे में, विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अन्य चिन्हों, अंगुली चिन्हों के बारे में यदि कोई व्यक्ति विशेषज्ञ विशेष जानकारी रखती है तो ऐसे व्यक्ति को राय, यदि न्यायालय को आवश्यकता पड़ती है तो किसी ऐसे व्यक्ति की राय वो किसी मामले में ले सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो कोई राय देता है वो व्यक्ति यहाँ पर विशेषज्ञ कहा जाता है। 45 यही बताता है। 46 बताता है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। जो विशेषज्ञ राय देते हैं तो उनसे संबंधित तथ्य के बारे में बताया गया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते। ठीक है, जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते, यदि वे ऐसी रायों का समर्थन करते, कोई ऐसी राय हो उनका समर्थन करते, उनसे असंगत होते, तो जबकि ऐसी राय सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या मतलब कोई ऐसी चीज़, देखिए इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि क्या, प्रश्न यह उठता है कि क्या का को कोई अमुक विष दिया गया था, कोई विशेष प्रकार का विष दिया गया था, यह तथ्य सुसंगत है। कौन से तथ्य, अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे। क्वेश्चन ये उठता है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार का विष दिया गया था तो कोई व्यक्ति ये कहता है, विशेषज्ञ ये कहता है कि यदि ये जो विष है, ये जो लक्षण ए के अंदर दिखते हैं, यही लक्षण बी सी को भी देखे थे, उनको यही विष दिया गया था, तो वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो। या फिर वो ये कहता है जिनका उस विशेषज्ञ लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यान करता है। मतलब वो ये बताता है कि कोई अमुक विष देने से किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है या नहीं हो जाती है, तो जो कोई व्यक्ति सामने वाला जो कह रहा है उसका समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं, वे तथ्य यहाँ पर सुसंगत हो जाते हैं।
47 बताता है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। तो हस्तलेख के बारे में राय तब सुसंगत है जबकि ऐसा व्यक्ति जो उससे परिचित है, ठीक है, अनुमानित की जाती है कि किसी व्यक्ति ने जो है हस्ताक्षर किया है या कोई लिखा है, तो ऐसा व्यक्ति जो उस चीज़ से परिचित है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दिया हुआ साक्ष्य है वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है। परिचित तब कहा जाता है जबकि ऐसा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से एक तरीके से कहा जाए तो डायरेक्ट तरीके से उसके हस्ताक्षर को पहचानने के लिए कोई विशेष कारण रखता हो। ये मैं सीधी बात कर रही हूँ, मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि विशेष कारण रखता हो, मतलब उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा लिखता है। ये कोई ऐसे कारण भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे इस तरीके से देखें कि कोई मालिक और नौकर के बीच में कोई संविदा होती रहती है, ठीक है, कोई व्यापारी हैं आपस में संविदा करते रहते हैं, मतलब जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ये बताता है कि ये उसका हस्ताक्षर है या उसके द्वारा लिखा हुआ है, तो उसके पास ये कारण होना चाहिए कि उसे कैसे पता है कि ये उसका लिखा है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे कारण है कि मैं इनका व्यापारी हूँ और हम लोगों में महीने महीने में ऐसे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो हम लोग साइन करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे, तो उसके पास कारण है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दिया हुआ तथ्य है वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है। 47 ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में यदि राय बनानी है तो जिस भी प्राधिकारी ने उसे प्रमाणित किया है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में यदि कोई राय बनानी है, तो यदि जिस भी व्यक्ति ने उसको प्रमाणित किया है, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाती है। अधिकार या रूढ़ी के बारे में यदि कोई राय बनानी है, तो अधिकार या रूढ़ी के बारे में कोई साधारण के बारे में यहाँ पर राय बनानी है, साधारण के बारे में यहाँ पर बात की गई, किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के बारे में यहाँ पर राय बनानी है, तो ऐसी राय यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यता उसे जानते, ठीक है। कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने ऐसा सीधे से यदि सोचें कि जिस व्यक्ति ने ऐसा अधिकार दिया है, ऐसी रूढ़ी बनाई है, तो वो व्यक्ति यदि होते तो उनकी जो है राय सुसंगत होती, वो व्यक्ति नहीं है तो किसी अन्य तरीके से यदि साबित कर दिया जाता है तो वो रूढ़ी यहाँ पर क्या है, वो क्या है, वो रूढ़ी प्रथा यहाँ पर क्या है, वो सुसंगत हो जाएंगी। और ऐसी जो रूढ़ी प्रथा है वो बड़े वर्ग के लिए होना चाहिए, उससे मतलब एक व्यक्ति प्रभावित ना हो, काफ़ी बड़े वर्ग यहाँ पर प्रभावित होना चाहिए। 48 में यही बताया गया। 49 बताता है प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, जबकि न्यायालय को किसी प्रथा या सिद्धांत या किसी कुटुंब की, किसी परिवार की किसी प्रथा के बारे में राय बनानी है कि किसी प्रथा में, किसी परिवार में कौन सी प्रथा चलती है या नहीं चलती है, ऐसी किसी राय बनानी है। किसमें हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर कुटुंब मतलब परिवार में आपके यहाँ पर क्या है, अलग अलग परंपराएं चलती हैं, हम लोग के यहाँ अलग चलती हैं, मतलब सबके यहाँ अलग अलग जो है रीति रिवाज चलते हैं। तो उसके बारे में यदि कोई राय बनानी है, तो जो कोई व्यक्ति ऐसी राय रखता है वहाँ के क्षेत्र के, उस जगह के लोगों से, ऐसे व्यक्ति के जगह के लोगों से वहाँ पर ली जाती है, और ऐसी जो राय है वो यहाँ पर सुसंगत होती है 49 के तहत। 50 में बताया गया है नातेदारी के बारे में राय सुसंगत है, जबकि कोई व्यक्ति किसी से कैसा नाता रखता है, तो जो व्यक्ति ऐसे जानने का कारण रखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति से ऐसा नाता है, देखिए ए भी यहाँ पर भाई बहन के रूप में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोहल्ले वाले हैं, आसपास वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे बहन भाई हों, तो यहाँ पर इनके मोहल्ले वालों द्वारा जो दिया हुआ कथन है, स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाएगा। राय के आधार कब सुसंगत है, 51 में बताया गया है कि यदि कोई विशेषज्ञ है वो राय देता है, वो कहता है कि ये सांप ने काटा होगा, तो राय जिस आधार पर वो राय बनी है, मतलब कोई कारण होगा तभी तो पता है कि ये सांप ने काटा, तो वो ये बताता है, ये मैंने एग्जांपल ही बताया कि यदि वो 2 पॉइंट हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट बन जाते हैं, 2 पॉइंट बन जाते हैं, तो माना जाता है कि जैसे सांप ने काटा हो। और वैसे ही लक्षण है, बॉडी में नीलापन आ जाता है, ठंड लगती है, ऐसे करके वो कुछ लक्षण बताता है कि यदि कोई, देखिए यदि कोई विशेषज्ञ किसी चीज़ के बारे में राय बता रहा है, तो उस राय से संबंधित उसने ऐसी राय क्यों बताई है, वो कारण बताता है, तो वो कारण यहाँ पर 51 में सुसंगत हो जाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।